से ही एम फेज स्टार्ट हो जाता है। तो एम फेज में दो चीजें होती हैं, एक तो ये जो न्यूक्लियस बना हुआ है वो डिवाइड हो जाता है, देख रहे हो, एक है यहाँ पर ये डिवाइड हो गया। अब दूसरा जो फेज होता है उसमें पूरा का पूरा सेल डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये जो ये सेल है दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सेल में विभाजन हो गया। इसको डॉटर सेल भी कहा जाता है। आप लोग जानते हैं डॉटर मतलब पुत्री होता है, मतलब बाल बच्चा, वही हो गया ना, तो डॉटर सेल हो गया है ना इसका। इसको कहेंगे पेरेंट सेल, ये पेरेंट है, इसमें जो भी चेंजेस हुए हैं। तो न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, इसको कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस, और पूरा का पूरा सेल डिवाइड हो गया, सेल साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, इसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। तो ये हमने थोड़ा सा बेसिक्स बताया था। उसके बाद हम लोग चले थे मेन चीज पे। मेन चीज क्या भाई, कि भाई सेल साइकिल जो है इसको दो भागों में डिवाइड किया है, वो हम लोग ऐसे ही पढ़े थे, इंटरफेज, एम फेज या माइटोसिस। ये है रेस्ट वाला फेज और ये है डिवीजन वाला फेज। मेन हम लोग को इस क्लास में, इस चैप्टर में माइटोसिस मतलब डिवीजन ही पढ़ना है। चैप्टर का नाम ही है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल को हमने चार्ट बनाया था, दो भागों में बांटा था ऐसे करके, ये हो गया इंटरफेज, ये हो गया एम फेज। इंटरफेज, अब इंटरफेज में दो ही चीजें होती हैं, ग्रोथ नहीं तो डीएनए का रिप्लिकेशन। तो यहां पर इंटरफेज को साइंटिस्टों ने तीन फेज में बांट दिया, G1, S, G2, जिसको हम लोग साइकिल के फॉर्म में भी यहां पर दिखाया है। ये साइकिल बनाया है यहां से यहां तक, इंटरफेज और इधर एम फेज। इंटरफेज तीन भाग होता है, G1, S, G2, तीन फेज होता है इंटरफेज। G1 को, G मतलब होता है गैप, गैप मतलब कुछ हो नहीं रहा है ना, इसीलिए इसको गैप फेज बोलते हैं। उसके बाद S फेज, उसके बाद G2 फेज, उसके बाद एम फेज, यहां से लेकर के यहां हमने दिखाया। तो एम फेज को दो भागों में बांटा जा सकता है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस मतलब पूरे सेल या साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस, अब न्यूक्लियस जो डिवाइड होती है वह भी चार मतलब स्टेप में पूरा होता है ना, चार स्टेप में। जैसे कोई भी हम लोग काम करते हैं उसमें बहुत सारे स्टेप होता है। जैसे अगर चाय ही बनाते हैं तो चाय बनाने में स्टेप होता है, पहले दूध चढ़ाइए, उसके बाद चाय पत्ती डालिए, चीनी डालिए, अपना अपना कंसेप्ट होता है, हर चीज में स्टेप होता है। तो कैरियोकाइनेसिस जो न्यूक्लियस डिवीजन है, इसको भी साइंटिस्टों ने देखा कि इसमें चार चीजें होती है जो मेन होती है, नाम रख दिया। नाम उनके अनुसार से रहेगा, हमारे अनुसार से नहीं रहेगा। पहला फेज का नाम रखा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस, लास्ट में ये साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का चार पार्ट, और ये साइटोकाइनेसिस, और सेल क्या हो जाएगी, डिवाइड। क्या हो जाएगी, डिवाइड, ठीक है। इंटरफेज होते 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 एम फेज, साइटोकाइनेसिस, और सेल क्या हो जाएगा, विभाजन हो जाएगा। तो हमने फिर अब इंटरफेज के बारे में पढ़ा था कि भाई इंटरफेज को, इंटरफेज, अब देखो इंटरफेज को ऐसे समझो जैसे कोई आप एग्जाम देना चाह रहे हो, है ना, तो एग्जाम के लिए क्या होता है, हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। तो उसी जैसा सेल जो है उसके डिवीजन होने से पहले वह जो भी प्रिपरेशन करता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरफेज। एग्जाम आपका 3 घंटा में खत्म हो जाता है, तैयारी करते हैं साल भर, 1 साल करते हैं ना जी, तो वही है इंटरफेज। तो इसमें तैयारी हो रही है, क्या क्या हो रहा है सेल के अंदर में, वही सिर्फ देखना हुआ। G1 में क्या होता है, S में क्या होता है, G2 में क्या होता है। प्रिपरेशन खत्म, जैसे G2 खत्म तैसे ही क्या होगा, डिवीजन स्टार्ट। डिवीजन में भी फलना स्टेप है, उसको हम लोग देख रहे हैं। अब देखो इंटरफेज है, रेस्ट फेज है, इसमें सेल क्या क्या करती है, तो रेस्टिंग फेज इसको कहते हैं, या फिर इंटरफेज को हम लोग प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। यह सबसे लंबा फेज है, देख ही चुके हो, 23 घंटे या 95% जो टाइम होता है इसी में कंज्यूम हो जाता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना। तो उसके बाद इंटरफेज में एक्सट्रीमली मेटाबॉलिक एक्टिव होती है, मतलब सेल बहुत ज्यादा एक्टिव होती है, रिएक्शंस बहुत सारे होते हैं, ये सब बताया था हमने पिछले क्लास में।
उसके बाद जीवन फेज में हमने बताया देखो क्या क्या होता है। जीवन फेज इंटरफेज का पहला फेज है ना, और माइटोसिस के बाद का पहला फेज है ना। माइटोसिस जब खत्म होता है तब जीवन स्टार्ट होता है। तो जीवन जो है वह माइटोसिस के होने के बाद होता है, इसलिए इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। उसके बाद देखिए जीवन जो होता है ना, इसमें ग्रोथ सबसे ज्यादा कोशिकाएं करती है, बहुत बड़ी हो जाती है, ग्रोथ मैक्सिमम होता है जीवन फेज में। उसके बाद यह जो फेज होता है यह सबसे ज्यादा वेरिएबल फेज होता है। वेरिएबल कहने का टाइम मतलब है इसका टाइमिंग, बताए थे कि टाइमिंग 6 घंटे में भी पूरा हो सकता है या फिर 15 घंटा भी लगा सकता है। 6 से 15 घंटा लग रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो। वही चीज हम लोग के लिए है। जैसे कुछ बच्चे 1 साल में प्रिपरेशन करके एग्जाम निकाल लेते हैं, कुछ बच्चों को 2-3 साल भी लग जाता है। तो अपना अपना क्या है, कैपेसिटी है। उसी तरह जीवन फेज वेरिएबल है। आप लोग का जो स्टूडेंट का अगर देखा जाए एवरेज, तो आप लोग का जो प्रिपरेशन है नीट के एग्जाम के लिए ये वेरिएबल होता है, किसी का पहले हो जाता है किसी के बाद में होता है। और उसके बाद जीवन फेज में आरएनए बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स बनता है, प्रोटीन बनता है। उसके अलावा सेल कॉन्स्टिट्यूएंट फॉर्मेशन होता है, सेल ऑर्गेनेल बनता है। जीवन फेज को पोस्ट माइटोटिक फेज बोलते हैं, या फिर डीएनए का से पहले का फेज होता है, इसको प्री डीएनए सिंथेसिस फेज कहते हैं। यहां तक हमने बताया था। और एक लास्ट जो बताया था कि देखो भाई, इधर भी था क्या, नहीं छूट गया था, कि जीवन फेज में अब देखो हमने आपको बताया था कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो विभाजन नहीं करती है। एनिमल जो भी होते हैं एक उम्र तक उनमें कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन, उसके बाद फिर बंद हो जाता है, प्लांट में चलते रहता है। तो आखिर क्या हो जाता है एक्चुअली में, जिस सेल को डिवीजन नहीं करना है तो उस सेल में क्या होता है, जीवन फेज एक अलग तरह के फेज में कन्वर्ट हो जाता है जिसको बोलते हैं जीनोट फेज। और जीनोट फेज जो होता है फिर उसमें सेल साइकिल ही स्टॉप हो जाती है, सो जाती है सेल, उसके बाद डिवीजन बंद हो जाता है। फिर जब जरूरत पड़ती है तब उस अवस्था में फिर से सेल साइकिल स्टार्ट होता है। तो ये कई बार आपसे पूछा गया है, ये चीज आपसे कई बार पूछा गया है कि जीवन फेज जीनोट फेज क्या होता है। इसको क्विसेंट फेज भी कहा जाता है, और जिसमें सेल साइकिल स्टॉप हो जाती है, मतलब सेल डिवीजन बंद हो जाता है। तो हमारे शरीर में अधिक लगभग सारे सेल किस फेज में पड़े हुए हैं, जीनोट फेज में, वो डिवाइड नहीं कर रही हैं, और जब जरूरत पड़ेगा ओकेशनली ये डिवाइड करती हैं। तो ये जीवन फेज का हो गया। तो चूंकि हम लोग को पूरा डिवीजन पढ़ना है तो जीनोट को हटा के रखते हैं, क्योंकि हम लोग को पूरा डिवीजन पढ़ना है ना। तो जीवन फेज के बाद अब जो फेज आएगा हमारा एस फेज आएगा। एस फेज आगे पढ़ते हैं, इसमें नहीं पढ़ेंगे, इससे हम लोग एग्जिट कर जाते हैं, है ना, एग्जिट कर जाते हैं और नया अब दूसरा जो था वह था एस फेज। एस फेज, एस फेज में क्या होता है, यह इंटरफेज का माना जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है। अगर ये फेज नहीं होगा तो डिवीजन भी नहीं हो पाएगा, इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। एस फेज के अंदर में जो हमारा डीएनए, मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए है, ये रिप्लिकेट करता है, मतलब ये विभाजित हो जाता है और 2 छोटे छोटे डीएनए में बदल जाता है। इसको बोला जाता है डीएनए रिप्लिकेशन। क्या बोलते हैं इसको, डीएनए रिप्लिकेट, मतलब डीएनए दुगुना हो जाएगा। तो चूंकि यहां पर डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है शॉर्ट में एस फेज। सिंथेसिस ऑफ डीएनए takes place in
एस फेज, है ना, डीएनए यहां पर बनती है। अब आपके एनसीईआरटी ने कुछ क्वेश्चन वगैरह दे के समझाया है आपको। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, अच्छा हाँ, डीएनए का सिंथेसिस होता है बट क्रोमोजोम का नंबर नहीं बढ़ता है। फॉर एग्जांपल आपके शरीर में कितने क्रोमोजोम हैं? 46। कितने हैं? 46, मतलब 23 पेयर, इतने क्रोमोजोम हैं। तो आपकी कोशिका मतलब यहां पर क्रोमोजोम जो एस फेज में रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन डीएनए जो होगा वो बढ़ जाएगा। वो कैसे? देखो, ये क्रोमोजोम आप लोग पढ़ के आओ सेल में, ये क्रोमोजोम है, ठीक है। और क्रोमोजोम किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ है भाई? डीएनए से बना हुआ है। इसका मतलब क्रोमोजोम के अंदर ही डीएनए होता है ना। तो मतलब एस फेज में डीएनए तो दुगुना हो जाते हैं, लेकिन क्रोमोजोम का नंबर जो रहता है वह सेम ही रहता है। वो कैसे होता है हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या लिख रहे हैं अगला पॉइंट? क्रोमोजोम नंबर रिमेन सेम। क्रोमोजोम का जो नंबर होता है वह सेम रहता है। ये अब कैसे समझ में आएगा? देखिए ऐसे होता है, ये हमने लिख दिया क्रोमोजोम, ये इसका क्रोमेटिड्स है, मतलब इसमें डीएनए होगा। समझने के लिए इसको बता रहे हैं। ये क्रोमोजोम हो गया, ये क्या होगा? देखो, ये जो डीएनए है ना, ये यहां से इस तरह से यह डिवाइड हो जाएगी, इस तरह से विभाजन हो जाएगी, लेकिन क्रोमोजोम बदलेगा नहीं। देखो ऐसा ये हो जाएगा। समझ रहे बात को? समझ में आया? मतलब डीएनए यहां पर दो गुना हो गया। देखिए, है ना, एक दो डीएनए मान लो था, यहां पर कितना हो गया? 4 हो गया। लेकिन क्रोमोजोम का नंबर क्या होगा? कितना है? ये दोनों एक ही नंबर है ना जी। अरे भाई, आपका खाली ऐसे काट दिया जाए, इसे एक ही हो ना, दो गो नहीं हो गए, एक ही हो गए। वो हम लोग गलत बोलते हैं, है ना, मारेंगे, क्या बोलते हैं, मार देंगे दो गो हो जाएगा, पटक देंगे दो गो हो जाएगा। कहने का सेंस यही है, पटकेगा तो मतलब बीच से फट जाएगा, उसके बाद दो गो हो जाएगा, एक ही गो रहेगा, खाली अलग हो गया। वही चीज यहां पर है। क्रोमोजोम नंबर क्या है? डीएनए क्या हो गया? दो गुना। कितना हो गया? दो गुना हो गया। अब एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया, वही एग्जाम्पल देते हैं। एनसीईआरटी कहती है, देखो क्वेश्चन से वो कहती है, कहां गया भाई? अच्छा, उधर ही पढ़ रहे थे हम लोग। एग्जाम्पल, इफ डीएनए एट G1 इज इक्वल टू 2C, कितना? देन, अच्छा, देन डीएनए एट S आफ्टर S इज, क्या हो जाएगा? डीएनए अगर G1 में कितना था? 2C, तो S के बाद कितना हो जाएगा? 4C। कितना होगा? 4C हो जाएगा, दुगुना हो गया। C मतलब डीएनए को मापने का होता है, जैसे किलोग्राम होता है ना, वैसे ही C होता है, डीएनए को मापने के लिए यूनिट होता है। उसके अलावा एक और चीज है, इफ क्रोमोजोम at G1 is 2N, then chromosome
आफ्टर एस एज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2n की 4n। क्रोमोजोम बढ़ेगा कि उतना रहेगा, 2n ही रहेगा, क्योंकि क्रोमोजोम का नंबर हमेशा सेम रहेगा। ये कितना बार क्वेश्चन आ चुका है, ये एनसीईआरटी में आपको लिख दिया है, क्वेश्चन नहीं है लिखा हुआ है, याद एकदम गांठ मार करके याद कर लो, है ना। तो ये पहला पॉइंट हमारा एस फेज का हुआ, है ना, डीएनए दुगुना बट क्रोमोजोम नंबर रिमेन्स सेम, ठीक है। उसके बाद और भी दो चीजें होती है, आप लोग सेंट्रियोल का नाम सुनोगे, सेंट्रोसोम पढ़ाए थे आपको, है ना, इस तरह का दिखता है सेंट्रियोल, दो ऐसे ट्यूब होता है और दोनों क्या होते हैं एक दूसरे से 90 डिग्री, है ना, या खाली एनिमल सेल में पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं सेंट्रियोल, और इसके चारों तरफ घेर करके इसको सेंट्रोसोम। तो एस फेज जब लास्ट कंडीशन में होता है तो उस समय सेंट्रियोल जो होता है वह डिवाइड हो जाता है, रिप्लिकेट होता है, ये सेंट्रियोल डिवाइड हो जाएगा और ये दो सेंट्रियोल में इस तरह से बदल जाएगा, है ना, दो और दो कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, चार हो जाएंगे। सेंट्रियोल बात मत करो जी, सेंट्रियोल रिप्लिकेट्स इन लेट एस फेज। सेंट्रियोल कब रिप्लिकेट होता है, लेट एस फेज में, एस फेज का जब लास्ट होता है तब सेंट्रियोल रिप्लिकेट हो जाता है, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है, आप लोग को याद होगा कि डीएनए में बताया था, डीएनए जो होती है वह हिस्टोन प्रोटीन को घेर करके रखते हैं, तो हिस्टोन प्रोटीन भी यहां पर क्या होता है, दुगुना हो जाता है। भाई डीएनए जब दुगुना हो रहा है तो हिस्टोन को भी क्या होना पड़ेगा, बनना पड़ेगा, है ना, तो डीएनए के साथ साथ हिस्टोन का भी फॉर्मेशन हो जाता है और वह एस फेज में ही होता है। हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस इन एस फेज, एस फेज में हिस्टोन प्रोटीन जो होती है सिंथेसिस होती है। अरे एस फेज में कोई दिक्कत, एस फेज समझ जाओगे क्या क्या हो रहा है, एस फेज में क्या क्या हुआ, डीएनए डबल हो गया, उसके बाद बोलो जी क्या हो रहा है, उसके बाद सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल क्या हो रहा है, रिप्लिकेट हो रहा है, रिप्लिकेट मतलब डबल, रिप्लिकेट मतलब दुगुना हो जाना, है ना, बढ़ जाना, है ना, और हिस्टोन प्रोटीन बन रहा है, एकदम टिप्स पे होना चाहिए आपको गिन करके, डीएनए हिस्टोन और सेंट्रियोल तीनों क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं ना, एकदम याद होना चाहिए। पहले ऐसे ही याद कर लोगे ये तीनों बन रहे हैं, उसके बाद थोड़ा लैंग्वेज पढ़ लोगे रिप्लिकेट्स, क्योंकि आएगा एग्जाम में ऐसे ही लिखा हुआ। मैक्सिमम हम कोशिश करते हैं कि जो लैंग्वेज लिखते हैं वो एनसीईआरटी का ही हो, ताकि आप डायरेक्ट आए या डायरेक्ट क्वेश्चन बना लो, अपना लैंग्वेज हम ज्यादा नहीं फेरते हैं, बात को समझ रहे हो, यही चीज है। उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन क्या हो रहा है, सिंथेसिस हो रहा है, ये एस फेज हो गया। एस फेज के बाद क्या होगा, लास्ट में G2 फेज, क्या हो जाएगा, G2 फेज। G2 फेज, गैप टू फेज, ठीक है, गैप टू फेज, अब गैप टू फेज है G2 फेज, तो आप लोग को याद होगा कि ये M फेज और ये I फेज, I फेज में तीन हो गया, G1, S और G2, यही था। अब देखो G2 फेज दो बातें बोल सकते हो कि यह माइटोसिस से पहले का फेज है, या माइटोसिस से पहले का फेज है, या फिर ये बोल सकते हो कि डीएनए सिंथेसिस के बाद का फेज है,
दो बातें बोल सकते हैं ना, अब दोनों बातों याद रखना है आपको, है ना। इससे पहले और इसके बाद। इससे पहले, पहले को क्या बोलते हैं? प्री, बाद को क्या बोलते हैं? पोस्ट। पहले इन दोनों बातों को लिख देते हैं हम लोग, उसके बाद देखते हैं इसमें दो तीन चीजें जो होती है उसको पढ़ेंगे। G2 phase may called post, सॉरी पोस्ट नहीं, प्री होगा, प्री माइटोसिस फेज। ये बात सही है कि नहीं? ये बात सही है। उसके बाद दूसरा बात क्या सही है? G2 फेज में कॉल्ड, क्या बोलेंगे? पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज, मतलब डीएनए सिंथेसिस फेज के बाद का फेज। ये बात आया समझ में? एस फेज डीएनए सिंथेसिस फेज है, उसके बाद का फेज है यार, बोल सकते हो, है ना। देखते हो जाते हो कहीं पर पढ़ने तो प्री नर्चर, पोस्ट नर्चर। प्री नर्चर मतलब बच्चे, बचपना वाला। पोस्ट नर्चर मतलब बच्चे के बाद, पोस्ट ग्रेजुएट बाद का। अब G2 फेज में देखो, अब G2 फेज के तुरंत बाद, G2 फेज के बाद, तुम लोग क्या बाद में बात करना, तुम लोग इधर ध्यान दो, बात करोगे फिर कैसे समझ में आएगा, है ना। G2 फेज के बाद M फेज स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब इसके बाद ये डायरेक्ट हो रहा है, तो हमारा जो प्रिपरेशन था एग्जाम का, डिवीजन का, वो क्या होगा? कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको? सबसे पहले आपको एनर्जी चाहिए, क्योंकि सेल डिवीजन में बहुत सारा एनर्जी सेल का लॉस होता है। तो G2 फेज में जो एनर्जी है वो स्टोर होता है, और एनर्जी जो होता है वह एटीपी के फॉर्म में स्टोर होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो एटीपी के फॉर्म में हमारे शरीर में संचित होता है। तो G2 फेज में जो एनर्जी होता है वह स्टोर होता है इन फॉर्म ऑफ एटीपी। क्या इस फॉर्म में? एटीपी। उसके बाद जितना भी बचा हुआ प्रोटीन है ना, वह प्रोटीन G2 फेज में आपको फॉर्मेशन होगा। उसके अलावा एक और प्रोटीन है जिसका नाम है ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन। यह ट्यूबुलिन प्रोटीन स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। स्पिंडल अभी जस्ट आएगा इसके बाद, तो स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, वो भी यहाँ पर बन जाता है। उसके अलावा कुछ जो सेल ऑर्गेनल्स है इसमें भी वह बनते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, क्लोरोप्लास्ट, वो सब G2 फेज में बनते हैं, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे? एनर्जी स्टोर्स एज एटीपी। एनर्जी बना लिया गया, स्टोर कर लिया गया, ताकि डिवीजन फेज में हेल्प होगा। उसके अलावा सम सेल ऑर्गेनल्स या सेल कॉन्स्टिट्यूएंट आर फॉर्म्ड, है ना। उसके बाद ट्यूबुलिन प्रोटीन, ट्यूबुलिन प्रोटीन आर फॉर्म्ड फॉर स्पिंडल फॉर्मेशन। स्पिंडल क्या है अभी पढ़ेंगे। बस आपका जो कष्ट वाला समय था वो खत्म हो गया, आपका कष्ट वाला समय खत्म हो गया। इसीलिए हो गया क्योंकि ये सब चीजें जो बता रहे हैं वो सेल अभी पढ़ेंगे माइटोसिस, तो उसमें सारे चीजें आएंगे। जैसे देखो आपको ये चीज आएगा, क्रोमोसोम, है ना, डीएनए बढ़ गया है। उसके बाद सेंट्रियोल के बारे में आएगा, सेंट्रियोल डुप्लीकेट, सेंट्रियोल उसमें दिखेगा, हिस्टोन नहीं दिखेगा, हिस्टोन अंदर होता है।
उसके बाद G2 फेज जो होता है, ये तो दोनों तो आपको ऐसे भी याद रखना है फिगर को देख करके, फिगर पहले भी बनाया। एनर्जी आप लोग ये तो समझ ही रहे हो, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद सेल ऑर्गेनल जो बचा कुचा था इसी में बनना है, क्योंकि अब स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद ट्यूबुलिन प्रोटीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। पूछा भी जाता है कि प्रोटीन का जो निर्माण होता है वह इंटरफेज में सबसे ज्यादा कहां होता है, तो मेन जो प्रोटीन होता है वो कहां बनता है, G2 फेज में। कहां बनता है? अब देखो ऐसे सीधा सीधी खोजो, G1 फेज में क्या हुआ, सेल ऑर्गेनल बना, यहां भी सेल ऑर्गेनल बना, यहां पर आपको आरएनए प्रोटीन का निर्माण हुआ, यहां पर भी आरएनए प्रोटीन का निर्माण हुआ। ठीक है, ये भी गैप है, ये भी गैप फेज है, जी मतलब गैप। उसके अलावा जीवन में देखे आपकी कुछ ग्रोथ भी ग्रोथ यहां पर ज्यादा होता है, यहां पर थोड़ा सा कम होता है ना। तो ये है पढ़ने का तरीका, दोनों में कंपैरिजन कर लोगे। एस फेज तो दुनिया जानते हैं, एस फेज हर बच्चे को याद रहता है, G1 G2 कम याद रहता है। एस फेज हल्का है, डीएनए रिप्लिकेशन, सेंट्रियोल रिप्लिकेशन और हिस्टोन रिप्लिकेशन। ठीक है, और G1 G2 आप लोग को ध्यान में रखना है। उसके अलावा तो सब आप लोग समझ ही रहे हो, है ना। तो G2 में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ये वाला याद रखोगे हमेशा, सबसे ज्यादा ये ट्यूबुलिन प्रोटीन कहां बनता है, ये नाम है इसीलिए पूछा जाता है। अब इंटरफेज खत्म हो गया, अब हम लोग चले डिवीजन में। डिवीजन चलोगे भाई? वो दोनों खुश है बहुत, डिवीजन करने जा रहे हैं। तो डिवीजन करने जा रहे हैं मतलब हम लोग माइटोसिस एम फेज को लिखते हैं, फिर उसमें क्या क्या होता है भाई देखते हैं। इंटरफेज पढ़ के आए थे जी, आज तो पूछना भी है, पूछना है ना जी, पूछना है आज। मतलब सेल डिवीजन अब स्टार्ट हो गया, एग्जाम स्टार्ट हो गया, एग्जाम स्टार्ट हो गया। साल भर जो पढ़े थे 3 घंटे में पता चल जाएगा, पानी के तरफ बहाए या फिर यूटिलाइज किए टाइम को। सेल डिवीजन अब स्टार्ट हो गया, है ना। सबसे पहले कुछ बातें आपको बता देते हैं। जो सेल डिवीजन होता है, जो कोशिकाएं होती है 3 प्रकार से डिवाइड होती हैं। कितने प्रकार से? माइटोसिस, मियोसिस और एक आता है ए माइटोसिस। तीनों पढ़ना है, हमें तीनों पढ़ना है। और इंटरफेज सभी में आता है, क्योंकि सेल में इंटरफेज आना ही है। इंटरफेज के बाद अब पता चलेगा कि माइटोसिस होने वाला है, कि मियोसिस होने वाला है, या फिर ए माइटोसिस होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर एम फेज जो पढ़ रहे हैं वो मेनली क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? माइटोसिस। क्या पढ़ रहे हैं? तो आपके माइंड में अब ये आ जाना चाहिए, सेल डिवीजन 3 प्रकार का होता है, माइटोसिस, इसको पढ़ेंगे पूरा खत्म कर देंगे। उसके बाद मियोसिस पढ़ेंगे, लास्ट में ये छोटा सा है ए माइटोसिस। ठीक है, तो कोशिकाएं जो होती हैं उसमें इंटरफेज और एम फेज होता है। एम फेज में कुछ भी हो सकता है, माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है और ए माइटोसिस भी हो सकता है। तो आखिर एनसीईआरटी ने मियोसिस भी तो लिख सकते थे एम फेज में, जगह हो ना सब जी, सब जगह हो। माइटोसिस ही क्यों लिखा है एम फेज को? मियोसिस भी लिख सकता था, ये ए माइटोसिस भी लिख सकता था। एक्चुअली में एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि माइटोसिस ही मेन सेल डिवीजन होता है जीवों में, और मियोसिस यह किसी खास समय में होता है।
जैसे जब हम लोग स्पर्म बनाते हैं, हमारे बॉडी स्पर्म बनाती है या फीमेल में ओवा बनाती है, तो उसी समय मियोसिस होती है, वरना क्या होता है हमेशा माइटोसिस ही होता है। जीवों में जो वृद्धि होती है बस माइटोसिस से ही होती है। मियोसिस एक खास उपलक्ष्य में होता है। बात को समझ रहे हो? खास उपलक्ष्य में होता है। और ये माइटोसिस ये खाली बैक्टीरिया वगैरह में होता है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, एम फेज मतलब माइटोसिस। इसको पढ़ लेंगे। अब मियोसिस जब पढ़ेंगे उस समय इंटरफेज नहीं पढ़ेंगे, मियोसिस के समय इंटरफेज नहीं पढ़ेंगे। अब एकदम दिमाग का बत्ती आप लोग जला करके पढ़ना पड़ेगा, है ना। एक एक पॉइंट एकदम मतलब फूक फूक कर चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फूक फूक कर चल रहे हैं ताकि एक्सीडेंट ना हो। अचानक ब्रेक मारने के बाद क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे गाड़ी को चलाना चाहिए, अचानक कुछ भी नहीं करना चाहिए, जोश में होश खत्म हो जाता है। एम फेज माइटोसिस। सबसे पहले बात, माइटोसिस जो होता है सेल डिवीजन, इसमें सबसे पहले एक पेरेंट सेल होती है, जो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। पेरेंट सेल वह डिवाइड होती है इक्वली। क्या होती है? इक्वली डिवाइड होती है और दो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने डॉटर सेल में बदल जाती है। इसे कहा जाता है डॉटर सेल। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा माइटोसिस में? माइटोसिस में वन पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल। In mitosis, single parent gives rise to two daughter cell। ठीक है, पहला बात समझ में आ गया। एक सेल डिवाइड होकर कितने सेल में बदलती है? दो में। दो में क्या? दो में। ठीक है, याद रखना है। ये कभी कभी भूलोगे तो बताते, 12 में जाके बच्चा भूल जाता है तो उसको बताना पड़ता है, बार बार कंफ्यूज हो जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि माइटोसिस जो होता है, इस सेल डिवीजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डीएनए का अमाउंट और ऑल टाइप ऑफ जीन, ये सभी के सभी क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे मान लो इसमें डीएनए अगर 2C है, इन दोनों बच्चों में कितना हो जाएगा? 2C ही रहेगा। कितना रहेगा? 2C। बात को समझ रहे? अब ऐसा क्यों? आप लोग को अभी जस्ट पढ़ा है ना कि एस फेज में ये 2C कितना हो जाता है? 4C में 2 4 हो गया। अब क्या है, इसने अपने बाल बच्चे को कितना दे दिया? 2C। तो देखा जाए पेरेंट और बच्चे में डीएनए का अमाउंट क्या रह गया? सेम ही रह गया ना। बाबूजी के पास एक ही टीवी था, बाबूजी ने 2 टीवी बनाया और बाबूजी समाप्त हो गए। मतलब बाबूजी ने 2 बच्चों को दे दिया। अब दोनों के बच्चों के पास कितना टीवी? एक एक टीवी। अब बाबूजी के पास पहले कितना था? एक ही था, तो नंबर क्या था? सेम था। ठीक है, डीएनए के लिए हो गया। उसके बाद मान लो बाबूजी के पास क्रोमोसोम कितने हैं? कितने हैं? 46। अरे इसको भी तो बोल दिया करो भाई तुम लोग गरज करके, इसको भी नहीं बोलता। 46 है ना, तो बताओ इन बच्चों के पास कितना होगा? 23 की 46, बड़बक कहीं का 46 बराबर होगा। ईमानदारी होता है इसमें, बेईमानी नहीं। इसके पास 46 होगा तो इन दोनों के पास भी 46 रहेंगे। ठीक है,
उसके बाद जीन। जीन आप लोग नहीं जानते हो, लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। जीन वैसे भी अभी यूज होने वाला नहीं है, तो जीन के लिए एक बात आपको बताना चाह रहे हैं कि जीन जो होता है वह डीएनए का कुछ एक पार्ट होता है, अभी इतना ही मान लो। और जीन की अगर हम लोग बात करें तो हमारे शरीर में लगभग 25,000 से 30,000 जीन होते हैं। कितने होते हैं? मान लीजिए बाबूजी के पास कितने हैं? 25,000 जीन, तो इन दोनों बच्चों में भी कितना होगा? 25,000 25,000। एक्चुअली में क्या होगा, जैसे बाबूजी के पास 46 है ना, तो ये अंदर अंदर 92 बना लेगा, तब ना दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेगा जी। उसी तरह जीन भी जैसे 20,000 है इनके पास, तो उसको बढ़ा लेंगे। इंटरफेज में वही तो काम हो रहा था, बढ़ाना। क्या हो रहा था? उसको बढ़ा करके इनके पास भी चल जाएंगे। अब बाबूजी के पास भी उतना, आपके पास भी उतना, इसीलिए इस विभाजन को कहा जाता है इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं? इक्वेशनल मतलब होता है इक्वल। क्या होता है? इक्वल, कोई बेमानी नहीं, इक्वल होगा। तो यहां पर हम लोग एक पॉइंट लिखने वाले हैं। In mitosis, amount of DNA, number of chromosome, amount of DNA, number of chromosome and type of genes are equal in parent and daughter, so it is called equational division। है ना? तो आपके एनसीईआरटी में यही वाला एक जो पॉइंट है उसको इतना मोटा, कितना मोटा? इतना मोटा करके दिखा है, काला अक्षर भैंस बराबर, वही है। देखो दिखाते हैं थोड़ा सा। बोलो, इसको भी, एनसीईआरटी को भी छोड़ देना चाहिए कम से कम। होगा कहीं पर, है ना, मिलेगा। ये देखिए लिखा हुआ है ना, इक्वेशनल डिवीजन, काला अक्षर में। और देखो कहीं काला नहीं है ना, कहीं उसको लिखा हुआ है काला है। इसका देखो क्विसेंट स्टेज को, जीनोट को भी काला किया हुआ। काला है मतलब नीट के लिए वह सबसे ज्यादा चाहता है। समझ रहे बात को? ये होता है। आते हैं हम लोग अपने कॉपी पर। ये कॉपी है, अपना कॉपी है ना जी, कॉपी पे आते हैं। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग, अब कुछ और बातें देखते हैं। देखो, अच्छा, माइटोसिस पूछा जाता है कि किन किन कोशिकाओं में होता है, और आपको बता चुके हम लोग दो तरह का ही कोशिका पाई जाती है, एक डिप्लॉइड और एक हैप्लॉइड। देखो कुछ नहीं है, डिप्लॉइड कोशिका किसको कहते हैं? वैसे कोशिकाएं जिनमें क्रोमोसोम का 2 सेट पाया जाता है। कितना पाया जाता है? कितना पाया जाता है? ये क्या होगा? डिप्लॉइड। क्या होगा? और इसको डिप्लॉइड को हम लोग किस फॉर्म में दिखाते हैं? 2n से। किसे? n से। और हैप्लॉइड मतलब क्या होता है? जब क्रोमोसोम का एक ही सेट हो। कितना हो? 2 सेट, 1 सेट। डाई मतलब 2 सेट, हैप्लो मतलब आधा सेट, मतलब 1 सेट। 1 सेट है, इसको हैप्लॉइड। और इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? n से। किससे? n से। तो माइटोसिस जो डिवीजन होती है
वह डिप्लॉयड सेल में भी होती है और हैप्लॉयड सेल में भी, दोनों में होती है। इसमें कोई भी लोचा नहीं है, किसी भी सेल में हो सकती है। समझ रहे हो? क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर ना घटना है ना बढ़ना है, तो ये तो इसमें भी हो सकता है और ये इसमें भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखोगे। माइटोसिस occurs in both diploid and haploid cells। अब कोई बच्चा बोलेगा डिप्लॉयड मतलब 2n लिखेगा, और कोई बढ़िया बच्चा क्या लिखेगा, हैप्लॉयड को n लिखेगा। हैप्लॉयड डिप्लॉयड के लिए टेंशन नहीं है, ये हम आपको याद करवा देंगे कौन कौन हैप्लॉयड होता है, कौन कौन, वो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं। हम लोग डिप्लॉयड है, क्या है, एनिमल जो है वो क्या होते हैं, हम लोग डिप्लॉयड हैं। इसीलिए हमारे अंदर जोड़ा पार्ट 2 सेट होता है ना, 23 46 होता है ना, 23 का जोड़ा होता है। हैप्लॉयड जो होते हैं कुछ निम्न वर्गीय पौधे होते हैं, उसके बाद फंगस, कवक जानते हैं आप लोग, फफूंदी, मशरूम वगैरह, वो सब हैप्लॉयड होते हैं। बैक्टीरिया भी हैप्लॉयड होता है। इसके लिए कोई टेंशन नहीं है, क्या है ये याद हो जाएगा आप लोग को। माइटोसिस ऑकर्स इन बोथ डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। क्या आप लोग को तीनों पॉइंट याद हो गया? याद हो गया? तीनों पॉइंट याद हुआ जी? पूछना पड़ेगा कि याद हो गया? पूछना पड़ेगा, उससे पूछ देते हैं। बहुत खुश हो रहा है आज, बहुत खुश है, सेल डिवीजन जो पढ़ रहे हैं। खड़ा हो जाओ भाई, बताओ क्या क्या हुआ इसमें। अपना हेजिटेशन अब दूर कर दो। अब आप लोग बुतरू थे पहले, अब क्या हो गए हो, बड़े हो गए, आप बहुत बड़े हो गए, अपने आप को बहुत बड़े मानो, समझे ना। हेजिटेशन बिल्कुल भी नहीं, और किसी चीज में हेजिटेशन नहीं रहता है, फटाक से घुस जाएगा कहीं पर भी। लेकिन पढ़ाई लिखाई में इतना हेजिटेशन, बाप देखो क्या हो रहा है। पहले बात क्या क्या आप समझे इसे। अब बाबूजी घर में आज जाके पूछेंगे ना जी क्या क्या तुम पढ़े, तो क्या बताओगे? कुछ नहीं बताओगे तो बोलेंगे क्या पढ़ा है, समझे में नहीं आया। आपको याद होना चाहिए, बताओ अपने भाषा में बताइए ना, बताओ अपने भाषा में, सुनना जरा क्या क्या हुआ, सुनना जरा सब कोई। हाँ ऐसे बताया करो, आप लोग समझते नहीं इसलिए नहीं बता पाते हो। समझो हिंदी में ही बताना, उसको याद हिंदी में रखना है, इसको नहीं रखना है लैंग्वेज, ये याद रखिए। हिंदी में है ना, गाय हमारी माता है, गाय हमारा मदर है, हो गया। एक वो इंग्लिश लगा दिए, वही चीज है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट, सेम रहता है, कितना अच्छा से बता रहा है। ऐसे याद करोगे तो टॉप कर जाओगे, टॉप नहीं करना है, सेकंड टॉप रहे। उसके बाद बता, हाँ डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल में। अब बताओ, बैठ जाओ, अब बताओ। नहीं बताओगे? बगल वाला बाबू बताओ, है ना। नहीं क्लास नहीं आए थे तब नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ, बेकार ना हम पूछ रहे हैं जी। बताइए बताइए, आप बताइए, हाँ बोलिए, बताइए क्या क्या हुआ, हिंदी में खाली बता दीजिए। माइटोसिस में क्या होता है, कितना बनता है, 2 डॉटर सेल हमेशा बनता है माइटोसिस में। दोनों इक्वल की अनइक्वल, फिगर मत देखना, इक्वल होता है, फिगर में छोटा बड़ा हो जाता है, उससे नहीं देखना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट, माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन आएगा, क्या जवाब दोगे। माइटोसिस में डीएनए, क्रोमोसोम और जीन सब क्या होते हैं,
किसमें सेम होते हैं? पेरेंट सेल और डॉटर सेल में, ऐसे याद रखो, पेरेंट सेल और डॉटर सेल में। और लास्ट में माइटोसिस किन कोशिकाओं में पाई जाती है? हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। एक बार जल्दी बता देना, ये बस यही, जल्दी से, टाइम नहीं है। माइटोसिस हाँ ठीक है, हाँ इसी में होता है, ऑकर्स नहीं, ऑब्जर्व, सही है, अपने मन से बताएं। ठीक, बसो बसो। अब क्या करते हैं, माइटोसिस का कुछ पार्ट जो था हमको पढ़ना, वो हमने पढ़ लिया। उसके बाद माइटोसिस का फेज चलते हैं। तो आप लोग को बताए थे माइटोसिस में सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। तो हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। कैरियोकाइनेसिस, अब इसको तोड़ करके कोई बता सकता है कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या होता है? हाँ बहुत अच्छा, बताओ। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, बहुत अच्छा। और काइनेसिस मतलब डिवीजन, है ना, टूटना या डिवीजन। काइनेसिस मतलब होता है टूटना। अब ये दोनों को पॉइंट को समझ याद हो गया आपको, तो बहुत जगह आपको 11th में यही आएगा, कहीं पे काइनेसिस आएगा, कहीं पे कैरियो आएगा, तो आप लोग इसको समझ लोगे। तो इसका तो परिभाषा लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं शॉर्ट में, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन, है ना। अब इसके बाद चलते हैं फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का जो फेज होता है उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और लास्ट में हो जाएगा टीलोफेज। अब हम लोग हड़बड़ी में स्टार्ट करते हैं प्रोफेज, ये पन्ना छोड़ देते हैं, नेक्स्ट पन्ने से स्टार्ट करते हैं, है ना, श्री गणेशाय हो जाता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोफेज, है ना। अब एग्जाम स्टार्ट हो गया रियल में, प्रोफेज पहला है, एग्जाम स्टार्ट हो गया। तो इससे पहले देखो क्या क्या होना है प्रोफेज में। प्रोफेज में सबसे पहले एक बात आप लोग को याद होगा, यह है आपका सेल, क्या है, यह है आपका न्यूक्लियस, ये क्या है, न्यूक्लियस। अब इसके अंदर ना होगा काम, इसके अंदर काम होगा। तो आप लोग को याद होगा हमने बताया था कि जब इंटरफेज में कोशिका रहती है तो इसका क्रोमोजोम नहीं पाया जाता है, इसमें क्रोमोजोम नहीं होता है। एकदम ध्यान से सुनना, एकदम इंटरफेज में क्रोमोजोम के जगह पे क्या दिखता है आपको, क्रोमैटिन। क्या दिखती है? नए बच्चे शायद नहीं समझ रहे होंगे, क्रोमेटिन क्रोमोजोम ही जालनुमा स्ट्रक्चर में पाया जाता है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। फिर जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होने लगता है तैसे ही यह क्रोमेटिन आपस में सुलझने लगते हैं, ये होते हैं, इसे उलझा हुआ बताए थे, है ना, जैसे जनेऊ वगैरह अगर आप लोग देखेंगे उलझा रहता है, उसके बाद ये क्या होता है, सुलझ जाता है ऐसे ऐसे करके, है ना, क्रोमोजोम के फॉर्म में बनना स्टार्ट। अरे भाई क्रोमोजोम, क्रोमो यही है ना क्रोमोजोम, ये लग रहा है कहीं से क्रोमोजोम है। तो क्रोमेटिन नेट कंडेंस्ड होने लगता है, कंडेंस्ड मतलब घना, कंडेंस्ड पढ़े है ना, कंडेंस्ड मतलब संघनन, संघनन। अरे भाई इसका देखो एक एग्जाम, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है बट समझो, ये क्या है, ग्लास है, क्या है, ग्लास है, ये ग्लास है, और इसके अंदर क्या है, जल है, पानी,
कौन सा पानी? कोल्ड। कितना डिग्री वाला? 0 डिग्री वाला। तो क्या होने लगता है धीरे धीरे? धीरे धीरे क्या होता है इसको जब बाहर रख दोगे फ्रिज से बाहर? हाँ, कैसे निकलने लगता है? क्या होता है? ह्यूमिडिटी कहाँ गया जी? अपना कागज हेरा गया। अच्छा इधर है। हाँ क्या बोले? ह्यूमिडिटी के कारण। मतलब क्या होता है ये हम पूछ रहे हैं। जैसे ही रखोगे पानी गिलास के चारों तरफ, बस छूटने लगता है पानी। क्या होता है यहां पर? ये वाला पानी बाहर आ जाता है। ये होता है ना, कूद करके ऐसे ऐसे बूंदा बूंदी। फ्रिज है घर में जी? फ्रिज रखे हो? आजकल तो सबके घर में फ्रिज होता है। ये क्या है? देखो मेरा बात आप लोग सुनो। देखो हवा है, इधर क्या है? हवा है, और हवा में पानी है। अभी भी यहां हवा है ना। हवा के अंदर जो पानी होता है उसको कहा जाता है मॉइस्चर। क्या बोलते हैं? बरसात के दिनों में ज्यादा हो जाता है, और गर्मी के दिनों में हवा शुष्क होती है तो बहुत कम होता है। अब ये हवा आप लोग जानते हो इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर होते हैं। क्या होते हैं? पढ़े हो ना, सॉलिड का बहुत नजदीक होता है, उससे कम लिक्विड और सबसे कम गैस, इसीलिए तो फैल जाता है। मेरा बात अब ये है, अब जैसे ही हवा इसके टेम्परेचर के संपर्क में आता है, टेम्परेचर आ गया, अब ये जो हवा में वाटर है वो क्या होगा? हवा का वाटर जो गैस फॉर्म में है वह किस फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड फॉर्म में। कैसा हो जाता है? ये जो पानी है ये हवा वाला पानी है, ठीक है। अब यहां पे देखो सब दूर दूर था, और जैसे पानी बनेगा सब क्या होगा? पास पास आके, तभी तो बूंद बनता है। इसको कहा जाता है कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? संघनन की क्रिया। यही उसका उल्टा कर दो, गर्म कर दो, पानी क्या हो जाएगा? भाप के रूप में बदल जाता है, उसको कहा जाता है डीकंडेंसेशन। अब यहां पर है, जैसे ये धागा है, इसको बोलेंगे सरिया दो। क्या करोगे? ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, इसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। तो यहां पर क्रोमेटिन नेट जो है वह, या क्रोमोसोम मटेरियल क्या है? कंडेंस होकर किस फॉर्म में बदल जाता है? क्रोमोसोम। किस फॉर्म में? तो पहला पॉइंट याद हो गया आपको? पहला पॉइंट आपको याद हो गया। तो पहला पॉइंट क्या लिखते हैं हम लोग? एट प्रोफेज, है ना, क्रोमेटिन, या आपका एनसीईआरटी इसको क्रोमेटिन को क्रोमोसोमल मटेरियल भी लिखती है। At prophase, chromatin start condensed into chromosome। अगर हम लोग याद करने के लिए ऐसे ऐसे कर दिए, याद करने के लिए अगर ऐसे ऐसे कर दिए तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। ये क्रोमेटिन हमने दिखा दिया, और ये क्या दिखा दिया? क्रोमोसोम। कंडेंस हो गया, देख लो आप। पहली बात समझ में आया सबको? कंडेंसेशन, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट समझो जरा, ये सेल है, और आप लोग सभी लोग सेंट्रियोल पढ़ के आए। सेंट्रियोल एक तरह का सेल का ऑर्गेनल ही होता है जो कि बिना मेम्ब्रेन का होता है। ये जो सेंट्रियोल है, आप लोग को अभी जस्ट पढ़ाया है कि एस फेज में सेंट्रियोल क्या होता है? डबल हो जाता है। तो ये सेंट्रियोल डबल हो गया। तो प्रोफेज के समय ये एक सेंट्रियोल और ये दूसरा सेंट्रियोल, एक सेंट्रोजोम, ये दूसरा सेंट्रोजोम, ये क्या होंगे? अब देखो ये सेल है, ये क्या है? सेल है। सेल का ऊपरी भाग को कहा जाता है पोल,
और निचली भाग को क्या बोला जाता है? पोल। पृथ्वी के जैसा होता है ना, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। और इधर क्या होता है? इक्वेटर। भूमध्य रेखा नाम सुने हो हिंदी में, भूगोल में पढ़े होगे बच्चा में, है ना। पृथ्वी के मध्य से क्या होता है? एक रेखा गुजरती है, काल्पनिक रेखा, जिसको हम लोग इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं। तो सेल के अंदर भी इसको इक्वेटर ही कहा जाता है। इक्वेटर ही, ऊपर क्या है? पोल। ठीक है। तो ये जो सेंट्रियोल है, यह धीरे धीरे किधर की ओर बढ़ने लगती है? पोल्स के तरफ। किधर की ओर? अपोजिट पोल्स। और जा करके यहां जमा हो जाती है। बात को समझ रहे हो? बात को तो क्या लिखेंगे? सेंट्रियोल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड देयर अपोजिट पोल। किधर बहना स्टार्ट हो जाएगा? अपोजिट पोल्स के तरफ। सेंट्रियोल स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स, किसके तरफ? टुवर्ड्स देयर अपोजिट पोल। मतलब अपने जो अपोजिट पोल हैं उधर की ओर इसमें आप लोग को कोई दिक्कत हो रहा है? वो घुमा के बता देंगे, वो हम इसके प्रोफेज के बाद वो दिखाएंगे मेन फिगर, है ना। इसको याद रखोगे? इसको याद आप लोग को रखना ही है। सेंट्रियोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो सेंट्रियोल होता है, इसके चारों तरफ ना कुछ विशेष प्रकार के माइक्रोट्यूबुल्स, पढ़ के हम लोग, माइक्रोट्यूबुल सेल के अंदर होता है, ट्यूबुल्स होते हैं छोटे छोटे। ये ट्यूबुल्स क्या होते हैं? इसके चारों तरफ इसको घेर लेते हैं। और घेरने के बाद लग रहा है ना कि जैसे वो कोई किरण है, नहीं लग रहा है? अरे भाई, सूर्य का किरण हम लोग कैसे दिखाते हैं? कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं ना जी। कहते हैं कि ये किरण है उसका, ऐसे बनाते हैं। तो ये किरण नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? तो इस किरण को कहा जाता है एस्ट्रल रे। क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्रल रे। रे मतलब किरण। तो यहां पर लिखेंगे सेंट्रियोल के चारों तरफ माइक्रोट्यूबुल क्या बना देती है? एस्ट्रल रे। क्या बना देती है? और ये सेंट्रियोल जिधर जिधर बढ़ेगा वो किरण उधर उधर ही बढ़ेगी। हम लोग देखे हुए इसको, लगेगा कि जैसे सूर्य चमक नहीं होता किरण, वैसे ही ये चलता है साथ में। जिस तरह चुंबक के चारों तरफ क्या होता है? लोहा चिपक जाता है ना, कांटी वगैरह, उसी तरह ये चिपक जाता है। जिधर जिधर चुंबक जाता है उधर उधर हो जाता है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रल रे। क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्रल रे। माइक्रोट्यूबुल, है ना, माइक्रोट्यूबुल सराउंड सेंट्रियोल which form एस्ट्रल। वो क्या बनाता है? एस्ट्रल रे। क्या बनाता है? ये एस्ट्रल रे आपको एनिमल में तो दिखेगा, प्लांट में नहीं दिखता है। क्योंकि प्लांट में एस्ट्रल रे क्या होता है? नहीं होता है। क्योंकि प्लांट में सेंट्रियोल नहीं होता है, याद होगा आपको। सेंट्रियोल प्लांट में नहीं होता है, एनिमल में ही होता है। इसलिए प्लांट में ये नहीं दिखता है। इसलिए प्लांट में जो प्रोफेज होता है या सेल डिवीजन होता है उसको कहा जाता है एनेस्ट्रल, और एनिमल में एस्ट्रल रे होता है, इसलिए इसको कहा जाता है एस्ट्रल डिवीजन। नींद आ गया? नींद आया?
नहीं आया, लेकिन अब आ जाएगा। नहीं लाना है, नींद नहीं आना है। यहां पर हम लोग नोट करके लिख सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं भाई। क्या लिखेंगे नोट में? 2 पॉइंट लिखेंगे हम लोग। पहला पॉइंट, इन एनिमल एस्ट्रल प्रेजेंट सो सेल डिवीजन इज एस्ट्रल। इस सेल डिवीजन को क्या बोलते हैं? एस्ट्रल। क्या बोलते हैं? एस्ट्रल। उसके बाद इन प्लांट एस्ट्रल क्या होता है? नहीं होता है। एस्ट्रल एब्सेंट सो सेल डिवीजन इज क्या बोलेंगे? एन एस्ट्रल। ए लगा दिए ना आगे में, मतलब बिना एस्ट्रल का। तो ये था थोड़ा सा झांकी। क्या था? झांकी था ये। खत्म। एस्ट्रल के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान गए। उसके बाद एस्ट्रल के अलावा भी सेंट्रियोल से सेंट्रियोल के बीच में एक फाइबर बनती है, फाइबर से जुड़ी रहती है दोनों। इस फाइबर को कहा जाता है स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर या भी ट्यूबुलिन प्रोटीन से क्या होता है? ये बना होता है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन भी देखो, ट्यूबुलिन प्रोटीन है, ट्यूब के जैसा होता है, माइक्रोट्यूबुल के जैसा ही वो भी क्या होता है? इस तरह से सज जाता है। और यह एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल में क्या होता है? यह बना रहता है। इस फिगर में आपको नहीं समझ में आया, हम पहले बता रहे हैं। इसके बाद जो फिगर बनेगा उसमें सब कुछ दिख जाएगा। इसमें दिखेगा नहीं, ये रफ फिगर हमने बनाया। ये आपको एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है इसका। समझ रहे बात को? ट्यूबुलिन प्रोटीन arranged to form spindle fiber, वह किससे जुड़ा रहता है? which connect with centriole, connect with centriole, centriole से वह कनेक्ट होता है। लेकिन ये चीजें जो हम आपको लिखा रहे हैं ना, तो इसमें कुछ चीजें ही आपको दिखेंगी अच्छे से, सभी चीजें अच्छे से नहीं दिखती है। आपके एनसीईआरटी को चाहिए था कि जो फिगर बनाया उन्होंने उसको और ज्यादा अच्छा से बनाए। धीरे धीरे प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग को अभी फिगर दिखाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा प्रोफेज में, है ना। लेकिन इस फिगर से हमने आपको बता दिया, इसको मिटाएंगे नहीं। जब इसको देखो, मेन हमारा मकसद है याद करना, चाहे कैसे भी याद करें। तो फिगर इसलिए उसको मिटाएंगे नहीं, आप लोग याद करोगे। ठीक है? कितना पॉइंट हो गया? कितना पॉइंट? 1 2 3, ये दोनों एक ही में होना चाहिए था। और लास्ट पॉइंट क्या है कि प्रोफेज के लास्ट में क्या होता है? इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक सेल ऑर्गेनल, सभी के सभी क्या होते हैं? गायब हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? गायब हो जाते हैं। तो लेट प्रोफेज में सब कुछ गायब हो जाता है सेल के अंदर, न्यूक्लियस तक गायब हो जाता है। न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बस दिखेगा जो आपको दिखा रहे हैं, क्रोमोजोम दिखेगा, उसके बाद सब कुछ दिखेगा। अच्छा रुको, अभी रुको है ना। एट लेट प्रोफेज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर डिसअपियर्ड। ये सभी क्या हो जाते हैं? गायब। क्या हो जाते हैं?
कब गायब होता है? लास्ट में, लेट एनाफेज। और यह सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगर इसमें इन सभी पॉइंट्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है। और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों आपको याद होना चाहिए, है ना। क्रोमेटिन क्रोमोजोम में कंडेंस्ड हो जाता है, ये है ना, क्रोमोजोम बन जाता है। और लेट प्रोफेज में न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक गोल्जी बॉडी, ये सारे के सारे क्या होते हैं? डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। बस सेल में आपको क्रोमोजोम दिखेगा, सेंट्रियोल दिखेगा, एस्ट्रल दिखेगा, स्पिंडल दिखेगा, है ना। अब हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। ये है अर्ली प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में आपका जो क्रोमोजोम होगा वह अभी से अच्छा से बना नहीं होगा, ठीक है। ये प्रारंभिक प्रोफेज में आपको दिखाया जा रहा है। ये न्यूक्लियस है या साइटोप्लाज्मा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सब कुछ आप लोग जानते हो, है ना। उसके बाद लेट प्रोफेज में आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो रहता है वो क्या होगा? डिसअपियर। कैसा हो जाएगा? डिसअपियर हो जाएगा। और वो जो क्रोमोजोम है वो थोड़े अच्छे से दिखाई देने लगेंगे, इस तरह से, है ना। इस तरह से क्रोमोजोम आपको थोड़े से अच्छे से, मतलब उतना अच्छा भी क्रोमोजोम आपको दिखा। 4 क्रोमोजोम दिखाएं, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत भाई नहीं है, 4 ही दिखाते, मान लेना है तय 46 है तो 4 क्रोमोजोम को दिखाया। तो ये है लेट प्रोफेज। अब बोलोगे इसमें तो कुछ है नहीं, तो इसमें समझेंगे क्या? देखो एक्चुअली में ये होता है ना कि आपके एनसीईआरटी में जो भी फिगर दिए हुए हैं उसका मान है, वही फिगर आ जाएगा। अब उसी समय आपको, अच्छा बताओ, दोनों में एक अर्ली शुरुआती प्रोफेज का एक लेट प्रोफेज, दोनों में क्या अंतर दिख रहा है? मेन अंतर जो है क्रोमोजोम का, उसके अलावा क्रोमोजोम से भी मेन अंतर है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें गायब हो रहा है और इसमें है ही शुरुआती में। सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। और इसको आप लोग, हम चाहते हैं कि एनसीईआरटी का भी यहीं पर डाल दिया जाए, है ना। प्रचार आएगा? नहीं आया। ये देखिए, यहां पर देखिए, यहां पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और यहां पे क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है, डिसअपियर। यहां पर क्रोमोजोम ज्यादा कॉइल्ड है ना, लग रहा है धागा जैसा है, लेकिन यहां पर क्रोमोजोम लग रहा है कुछ शेप में आ रहा है, अभी भी कंप्लीट शेप में नहीं आ रहा है ना। तो देख रहे हो कंडेंस, यहां पर रस्सी जैसा, यहां पे थोड़ा ज्यादा अच्छा से हो गया, कंडेंस्ड हो गया। क्या हो गया?
तो देख रहे हो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है ना। बस इस फिगर के लिए यहाँ पर हमने इसको रखा है, फिगर, ताकि देखते हो तो आप लोग, है ना। तो ये हो गया आपका प्रोफेज। ये क्या हो गया इसका? प्रोफेज। तो इसको आप लोग, दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? इसको आप लोग 2-4 मिनट इसको एनालिसिस कीजिए। क्या कीजिए? पढ़िए, इसको पढ़िए 2-4 मिनट। प्रोफेज में क्या क्या हुआ इसको देखिए। चलो इतना रहना है, ये तो पढ़ने में आसानी होगी, है ना। इसको पढ़िए 2-4 मिनट बढ़िया से, इसको पढ़िए, है ना। लगातार पढ़ने के बाद क्या होता है, हमारा दिमाग सैचुरेट हो जाता है। सैचुरेट नहीं करना। देखो ये सो गया, सो गए, नहीं सोए? इसको इसको पढ़ो आप लोग।
मंथन कर रहे हो जी? चिंतन मनन कर लिए? नहीं हुआ? तो इसमें समझ गए, सारा पॉइंट याद हो गया। एस्ट्रल डे बना, स्पिंडल बना, है ना, कंडेंसेशन हुआ, ये दोनों तो भाई मतलब नींद में भी आपको याद रहना चाहिए। ये पहला और लास्ट वाला, उसके बाद ये तो होता रहता है। बात को समझ रहे हो? पहला और लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट, गायब होने वाला बात और क्रोमोजोम बनने वाली बात, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? है। इसके बाद चलते हम लोग मेटाफेज में। अब वहां पर रियल फिगर, यहां तो आपको उतना समझ में नहीं आया, इसमें बस दो ही चार बातें देखो। समझने वाली बात एनसीईआरटी ने खुद फिगर बना दी है, डीएनए कंडेंसेशन दिख गया और गायब होने वाली बात हो गई। जो फिगर में जो दिखता है वही वही दिख रहा है, वही बिकेगा, वही एग्जाम में आ जाएगा डायरेक्ट। उसके बाद चलते हैं हम लोग ए होगा, बी होगा ना जी। ए के बाद क्या आता है? बी आता है ना भाई। बी, इसमें क्या होगा? मेटाफेज। अब देखिए, सेल में हमने यहां पर 4 ही क्रोमोसोम दिखाए हैं। अब न्यूक्लियस ना होने के कारण, मेम्ब्रेन ना होने के कारण क्रोमोसोम क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। बंदिश ना होने के कारण क्या होता है? आदमी का मन फैल जाता है। अभी आप घिरे हुए, माँ बाप रिश्तेदारों के आकांक्षाओं में घिरे हुए, यही बोल दिया जब बेटा जाओ तुम आजाद हो गए, बेटा पता नहीं क्या क्या कर देगा पढ़ाई के अलावा। बात को समझ रहे हो? वही चीज यहां पर है। जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हुआ, वैसे ही क्रोमोसोम पूरे सेल में स्प्रेड कर जाता, फैल जाता, मन बढ़ करके आवारा भैंसों की जैसे फैल जाएगा। समझ रहे बात को? तो यहां पर हम लोग माइटोसिस में क्या होगा? सबसे पहला बात, जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होगा, वैसे ही क्रोमोसोम साइटोप्लाज्मा में स्प्रेड हो जाएगा। ऑल क्रोमोसोम आर स्प्रेड, फैलना, स्प्रेड मतलब फैल जाना, है ना, फैल जाना। 10 मिनट पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं? बेड पे से फैल जाते हैं, कुंभकर्ण वाला हाल हो जाता है, नींद स्टार्ट। ऑल क्रोमोसोम आर स्प्रेड इन होल सेल। इसका कारण क्या था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड्री खत्म हो गई, बाउंड्री खत्म हो गई। इसके बाद का जो पॉइंट है ना, उसको बताने के लिए, होता है कि नहीं? है ना, कितना भी है ये इलेक्ट्रॉनिक्स ही है ना, होता है कभी कभी। हाँ, हो गया। अच्छा, ये वाला है ना हमारा स्मार्ट सेव वाला चालू है, इसीलिए वो होता है ऐसा, कोई बात नहीं। हम लोग बनाएंगे 2 फिगर। कितने? एक फिगर और दूसरा फिगर। बड़ा छोटा हो गया ना? सेम ही है, लगभग सेम ही है। चलिए इसको हटा देते हैं भाई, है ना, अब हो जाएगा। अब देखो, 2 फिगर बनाते हैं, एक बीच वाला मेटाफेज और दूसरा जो फिगर बनाते हैं मेटाफेज जो ओरिजिनल होता है, लेट मेटाफेज।
मेटाफेज। ये हमने दिखाया, नहीं दिखेगा इससे। ये पोल, ये भी पोल, और यहां पे क्या होगा, इक्वेटर। यहां पर भी वही बात होगा, इक्वेटर, इधर भी पोल और इधर भी पोल। तो हम लोगों ने प्रोफेज में पढ़ा, सेंट्रियोल मूव करके कहां चला गया, अपोजिट पोल। कहां चला गया, तो यहां पर हम लोग सेंट्रियोल बना देंगे इस तरह से, डब्बे के जैसा। इधर एक सेंट्रियोल, इधर दूसरा सेंट्रियोल, इस तरह से। अब सेंट्रियोल के चारों तरफ बताया था एक किरण होती है, उस किरण को क्या बोलते हैं, एस्ट्रल रे। क्या बोलते हैं इसको, तो एस्ट्रल रे बनाया मतलब ये कौन सा सेल है, प्लांट के एनिमल, एनिमल क्या है, एनिमल में होता है एस्ट्रल, ठीक है। उसके बाद क्रोमोजोम पहले बनाते हैं, फिर स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। क्रोमोजोम को किस कलर से बनाया जाए, इसी से बना देते हैं। ठीक है, ये क्रोमोजोम, क्रोमोजोम जो है वह फैल गया है, फैल गया ना पूरे सेल में, फैल गया है। अब इसको पकड़ना जरूरी है, क्या है, इसको पकड़ना जरूरी है। पकड़ने के लिए सेंट्रियोल से आता है स्पिंडल फाइबर। क्या आता है भाई, स्पिंडल फाइबर। इस तरह से सेंट्रियोल से निकलेगा और कहां जाएगा, क्रोमोजोम के सेंट्रियोल पे, कहा जाएगा, और इस तरह से फिर दूसरे पे आ जाएगा, फिर यहां से इस पे आएगा, फिर दूसरे पे चला जाएगा। मतलब यहां से आएगा फिर इस पे आ जाएगा, यहां पर आएगा और इस पे आ जाएगा। तो ये जो है इसी को कहा जाता है स्पिंडल फाइबर। ये क्या है, स्पिंडल फाइबर। यह ट्यूबुलिन से बना हुआ, बताए इससे पहले बता दें, ट्यूबुलिन प्रोटीन से बना हुआ है, ठीक है। कुछ स्पिंडल जो होते हैं, हालांकि उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, बट कुछ स्पिंडल जो होते हैं वो क्रोमोजोम से जुड़े नहीं रहते हैं, वो डायरेक्ट क्या होते हैं, एक पोल से दूसरे पोल पर जुड़े रहते हैं, है ना। इस तरह का स्पिंडल को कहा जाता है कॉन्टिन्यूअस फाइबर। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल, है ना, स्पिंडल, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल। उसको ज्यादा आप लोग ध्यान नहीं दोगे, स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर देख लिया आपने कैसे जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग इसी क्रोमोजोम को अच्छे से बनाएं, ये क्रोमोजोम दिख रहा है आपको, सेंट्रियोल, यह सेंट्रियोल दिख गया, ये इसका डंटा 2 और इधर भी डंटा 2, 2 4 डंटे हो गए। आप लोग को याद होगा कि क्रोमोजोम में विशेष प्रकार का एक प्रोटीन का डिस्क होता है, 2, कितने होते हैं, कितने होते हैं, 2 होते हैं, जिसको कहा जाता है काइनेटोकोर। और इसी काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर जुड़ी रहती है। यह है काइनेटोकोर, आप लोग पढ़ के आए हो सेल में, नहीं भी पढ़ के आओ क्या दिक्कत है। तो ये क्रोमोजोम है, ये इसका क्रोमेटिड है, आर्म्स है, बीच में आप लोग को बताए थे, है ना, बीच में जो होता है सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर में 2 प्रोटीन का डिस्क होता है जिसको कहा जाता है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से ही
स्पिंडल जुड़ा रहता है। यहां पर जैसे आप लोग देख रहे हो कि यहां पर अलग अलग जगह जुड़ा हुआ है ना, तो जिस जगह पे जुड़ा रहता है उसी को कहा जाता है काइनेटोकोर। और हमने रेड कलर से यहां पर दिखा भी दिया। काइनेटोकोर भाई जो पढ़े उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ के आए। जो नहीं भी पढ़े उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रखना आपको काइनेटोकोर्स, इस बात को लिखेंगे, लिखोगे ना। अब आपसे रस्सी बांधे आपके शरीर में, कहां बांधे हैं वो मायने रखता है। पैर में बांध देगा घिस देगा तो क्या होगा, 2 टुकड़ा। पेट में बांधोगे तो बेचारा वो खिंचाते जाएगा। समझ रहे बात, वो जगह कहां पर क्रोमोसोम का गिरा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, क्रोमोसोम्स आर स्प्रेड इन होल सेल। दूसरी बात कि माइटोसिस में क्रोमोसोम मैक्सिमम कंडेंस्ड होते हैं, सबसे ज्यादा कंडेंस्ड होते हैं, स्मॉल होते हैं, क्लियरली दिखते हैं। इसलिए जितना भी रिसर्च होता है क्रोमोसोम पर वो सभी कहां होता है, मेटाफेज में। कहां होते हैं, मेटाफेज। तो दूसरा पॉइंट लिख रहे हैं, chromosomes are maximum condensed in metaphase। मैक्सिमम कंडेंस्ड इन मेटाफेज। और हम लोग के जमाने में ये बहुत क्वेश्चन आ चुका है। मैक्सिमम है, मैक्स मतलब मैक्सिमम, सबसे ज्यादा कंडेंस्ड होता है ना। इसी पर अगर कंडेंस सबसे ज्यादा तो ये दिखता भी है इजिली, है ना। तो यहां पर लिखेंगे मेटाफेज क्रोमोसोम आर easily visible, so genetical research है ना, will be done in metaphase। आप देखो, आप कहीं पर भी गूगल पे सर्च करना क्रोमोसोम, तो जहां पर फिगर लिखा रहता है नीचे देखना, वहां पर लिखा रहेगा मेटाफेज क्रोमोसोम। कहीं पर भी देखना, या कहीं कहीं पर आप लोग देखते होंगे जैसे लैब वगैरह में जैसे जांच वगैरह कराते हैं, है ना, तो वहां पर अगर क्रोमोसोम का जांच वगैरह अगर होता है तो वहां पर भी लिखा रहेगा मेटाफेज क्रोमोसोम। क्योंकि इस समय सबसे छोटा होता है, सबसे मोटा होता है, इजीली विजिबल होता है, सबसे ज्यादा कंडेंस्ड होता है, तो वो सबसे अच्छा दिखता है। बाकी ऐसे देखोगे तो लगेगा कि हाँ ऐसे है, लग रहा है कोई सेप है, लेकिन यहां पर देखोगे तो सब। तो पूछा आपसे, अगर कोई पूछे बताओ कि सबसे अच्छा क्यों दिखता है मेटाफेज में, क्या आंसर दोगे। जेनेटिकल रिसर्च सबसे ज्यादा मेटाफेज में किया जाता है, उसका कारण क्या है, बहुत सारे कारण है। क्रोमोसोम इजीली विजिबल होता है, क्या होता है, क्यों इजीली विजिबल होता है, क्योंकि यह सबसे ज्यादा कंडेंस्ड होता है, छोटा होता है, मोटा होता है, क्लियरली विजिबल होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। उसके बाद ये वाला पॉइंट लिखेंगे, स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम से कहां जुड़े रहते हैं, कहां से, काइनेटोकोर। यह है स्पिंडल फाइबर भाई, स्पिंडल है ना। और दूसरी बात, क्रोमोसोम को अगर गौर से देखोगे तो इसमें कितने क्रोमेटिड हैं, 2, एक ये और ये एक। तो ये दोनों जो क्रोमेटिड है इसी को कहा जाता है सिस्टर क्रोमेटिड। क्या बोलते हैं इसको भाई, सिस्टर क्रोमेटिड। तो यहां पर लिखेंगे कि क्रोमोसोम देखो बहुत अच्छा से दिखता है इसीलिए आपको दिख रहा है। तो क्रोमोसोम जो होते हैं उसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, और या स्पिंडल से किससे जुड़ा रहता है, काइनेटोकोर से। तो अगला पॉइंट हम लोग क्या लिखने वाले हैं, अगला पॉइंट लिखने वाले हैं क्रोमोसोम हैज 2 sister chromatids and it
अटैच विथ स्पिंडल फ्रॉम स्पिंडल बाय काइनेटोकोर। ये बहुत क्वेश्चन आता है इसका भाई। स्पिंडल जो होता है वह किससे जुड़ा रहता है क्रोमोसोम में? तो लिखोगे काइनेटोकोर से। इसी से पकड़ा हुआ है, पकड़ लिए। ये भाग रहा था जबरदस्ती, क्रोमोसोम इधर उधर बौख रहा था, क्या किया है ना? स्पाइडरमैन क्या करता है? ऐसे निकालता है, एक रस्सी डालता है, उसको पकड़ लेता है, ऐसे जाकर ही फटाक से पकड़ लिया। और क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से जुड़ा, ऊपर से भी और नीचे दोनों तरफ से उसको ज्वाइंट कर पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद क्या होगा? सीधा होगा ना। अब तुम इधर उधर बौख रहे हो, पकड़ा गए, क्या होगा? आदमी क्या करेगा? आपको सीधा करेगा, मोमबत्ती के जैसा। बात को समझ रहे हो? मोमबत्ती के जैसा सीधा करेगा। अब इन सब को क्या करेगा? उसको देखो, ये करेगा। क्या करेगा? ये। थक नहीं ना गए हो भाई आप लोग? थक गए हो? बोलो, छोड़ देंगे? बस लास्ट ही है, लास्ट ही है। हम आपके भावना को समझते हैं, इसीलिए आपको 15-20 मिनट में छोड़, देखिए ना, नहीं 2 मिनट में हो जाएगी, है ना? ये क्या बनाया? बताते जाओगे जल्दी हो जाएगा। ये क्या है? क्या है? कौन सा रे? सब भूल जाता है। एस्ट्रल रे। कल से क्या करेंगे? एक एक लाइन पढ़ा देंगे, छुट्टी दे देंगे। फिर आओगे, फिर छुट्टी दे देंगे, तो 3 साल में कोर्स खत्म हो जाएगा। ये है एस्ट्रल रे। उसके बाद अब क्रोमोसोम बताओ कहां रहेगा? क्रोमोसोम आ जाता है इक्वेटर पे। कहां जाता है? इक्वेटर पे। सीधा, सब सीधा हो जाएगा इस तरह से। ऑल क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटर। कहां आ गया? इक्वेटर पे। अब स्पिंडल का काम आसान हो गया। यहां हमने 4 क्रोमोसोम दिखाए। हमारे अंदर कितना क्रोमोसोम? 46। कितना? 46। तो 46 क्रोमोसोम यहां अरेंज हो जाता है। ठीक है? ऐसे अरे भाई 46 है तो ऐसे कर। ये गोला है, सेल क्या है? गोला है, चूरी नहीं है। चूरी ऐसे होता है, ये गोला है। क्या है? अब गोला का इमेजिन करो, ये गोला है, यहाँ बीच में इक्वेटर है, वहां पे ऐसे सजा है। क्या है? सजा हुआ है। मान लो ये गोला है, यहाँ पे सजा हुआ है ऐसे। ऊपर से देखो तो कैसा दिखेगा? वो नहीं समझ रहे हो भाई? मान लीजिए ये गोला है, बीच में पूरा सजा हुआ है क्रोमोसोम, पूरा कहीं खचाखच भरा हुआ है। ठीक है? अब ऊपर से देखना है तो कैसा दिखेगा? गोल प्लेट जैसा। नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा जी? नहीं दिखेगा? गोल प्लेट जैसा दिखेगा। अरे भाई इमेजिन, यहां पे पूरा सजा हुआ है, सेल से बाहर तो नहीं ना भागेगा, गोल में सजा हुआ है पूरा। कैसा दिखेगा? प्लेट, चाउमीन वाला प्लेट, है ना? चाउमीन वाला प्लेट दिखेगा। तो लास्ट में क्या हो जाता है? लेट मेटाफेज में ऑल क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटर। कहां? इसलिए इस प्लेट का नाम है इक्वेटोरियल प्लेट। क्या नाम है? या फिर मेटाफेज में ऐसा प्लेट सजा हुआ है खाने के लिए, इसलिए इसको मेटाफेजिक प्लेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो लास्ट पॉइंट उसका, लास्ट पॉइंट क्या है? ऊपर जगह नहीं है, नीचे क्या हम लोग लिखने वाले हैं? क्या लिखेंगे? देखिए, बढ़िया से देखिए।
अरे लास्ट में आने के बाद एनर्जी दुगुना हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। छुट्टी होने वाला है ना। मेरा एक भाई था, उसको एकदम बहुत बच्चा था, उसको बैठाते थे पढ़ने के लिए। तो उस समय हम लोग बंगाल में रहते थे, और उस समय क्या था नियम कि 7 से 8 बजे लाइट कटता था गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, 7 से 8। तो वो 6 बजे उसको बैठा देते थे। जैसे ही 6:59 6:58 होता था, है ना, वो मतलब खुश हो जाता, मतलब पढ़ना स्टार्ट करने लगता। उससे पहले एकदम ऐसे देख रहा है बैठ करके, और जैसे ही लाइट कटा इतना जोर जोर से पढ़ने लगता था, उसको बोलना पड़ता था मत पढ़ो। वो खुशी होता है ना, छुट्टी हो गया 1 घंटा का, खुशी से मतलब वो बड़बड़ाने लगा। वही चीज आप लोग को भी होना चाहिए। आप छुट्टी होने वाला है तो आप एकदम बढ़िया से क्या बता रहे हैं, ऑल क्रोमोजोम्स, ऑल क्रोमोजोम्स आर अलाइग्न या अरेंज्ड। ये पंडित जी बन गया तुम लोग, है ना। ऑल क्रोमोजोम्स आर अलाइंग अरेंज एट इक्वेटर टू फॉर्म क्या, अरे भाई क्या बनाएगा, टू फॉर्म इक्विटोरियल प्लेट। यह प्लेट बहुत नसीबों वालों को ही मिलता है ना, बहुत नसीब वालों को मिलता है, नहीं मिलता है जल्दी भाई। मिला भी तो एक बार मिला, फिर दोबारा जाओगे तो नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत है, इज्जत बहुत कम मिलता है। प्लेट खाना है तो एक बार जाओ, साल में एक बार जाओ, ज्यादा जाने लगोगे प्लेट कफ भी छूट जाएगा। तो इक्वेटोरियल फॉर्म प्लेट, इक्वेटोरियल प्लेट, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मेटाफेजिक प्लेट। प्लेट से ही समाप्त, मेटाफेज समाप्त। मेटाफेज क्या हो गया, क्या किया हुआ मेटाफेज में, सबसे पहले क्रोमोजोम क्या हुआ, भट चुका है ना, भटक गया, मतलब पूरे सेल में क्या हुआ, स्प्लिट कर गया। भटकने के बाद उसके बाद क्रोमोजोम खुद क्या हो गया, सबसे ज्यादा कंडेंस होने के कारण या इजिली दिखा, इसलिए ज्यादातर रिसर्च जो होते हैं क्रोमोजोम पर मेटाफेज में होते हैं। उसके बाद क्रोमोजोम जो है स्पष्ट दिखाई देने लगा, मतलब 2 सिस्टर क्रोमेटिड इसमें था, 2 सिस्टर क्रोमेटिड बन गया। सिस्टर मतलब बहने, क्या है, बहने घर की होती है ना, ये घर की है ना ये दोनों, इसलिए सिस्टर क्रोमेटिड। और स्पिंडल से क्रोमोजोम किससे जुड़ा है, काइनेटोकोर। यह भी डिस्क ही है, प्लेट ही है, छोटका प्लेट, प्रोटीन का प्लेट काइनेटोकोर, है ना। उसके बाद जब मेटाफेज जब मतलब अच्छा से हो गया, तो उस समय क्या हुआ, सारा क्या हो गया, यहां पर अरेंज हो गया और ये प्लेट बना दिया जिसको बोला गया इक्वेटोरियल प्लेट। यहां तक आज हम लोग रहने देते हैं। आगे का सिनेमा क्या होगा, सिनेमा आगे। अभी क्या आ गया, ब्रेक आ गया, 2 दिन का ब्रेक आ गया। उसके बाद जैसे ही हम लोग सिनेमा का अगला भाग क्या होगा, अगले में, उसके बाद एनाफेज टीलोफेज में देखते हैं क्या क्या होता है। आज का क्लास यहीं तक रहेगा। रुक जाओ तुम, आप लोग पहले निकल जाओ, इन दोनों को, इन लोगों को पहले निकलने दीजिए, है ना, लेडीज फर्स्ट, पहले इन लोगों को निकलने दिया जाए, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे। बहत्तर